बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम में मोहब्बत। जैसे कि हमारे तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है और हमने अपने प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल के अंदर हमेशा ये कोशिश की है कि जितने भी हमारी ऑडियंस है, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी हमें सुनेंगे या सुन रहे हैं, उनके नॉलेज को अपडेट किया जाए, उनको वेल अवेयर किया जाए, वेल एजुकेट किया जाए, ताकि उनकी ज़िंदगी में अगर उनकी बॉडी के ऊपर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो उनको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी स्पेशलिटी में जाके इलाज करवाना है, कब करवाना है, इसकी ब्लड टेस्टिंग क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। इन सारे मामलात पर जब भी हम अपने प्रोग्राम में किसी अपने हेल्थ एक्सपर्ट को बुलाते हैं तो कोशिश हम ये करते हैं कि बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू की जाए, ताकि आप लोगों को जो नॉलेज हम डिलीवर करें वो बेस्ड ऑन साइंस हो, उसमें किसी तरह की कोई मिथ ना हो, किसी तरह की कोई ऐसी सुनी सुनाई बातें ना हो। हमारे जो एक्सपर्ट हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं और बीइंग कंसल्टेंट के लेवल पे डिफरेंट जगह पे जॉब्स कर रहे होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं की ज़ुबानी जो आपके सवाल जवाब होते हैं वो आप लोगों तक डिलीवर करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करने में मदद दी जा सके। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे, आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी क्लिनिक को विज़िट करते हैं, किसी इमरजेंसी में जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी डिस्पेंसरी में जाते हैं या किसी भी फर्स्ट एड के लिए जाते हैं, या कोई एक्सीडेंटल केस हो या किसी भी तरह को कोई ऐसा मरहला आ जाए जिसमें आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाए या कोई वायरल डिजीज़ आ जाए या कोई बैक्टीरियल डिजीज़ आ जाए, तो फौरी तौर पर आपके माइंड में एक ही बात चलती है, या आपका कंसल्टेंट, फिजिशियन, जीपी, जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि आप अपने लैब टेस्ट करवाएं, लैब इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएं। या अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो भी उसकी टेस्टिंग होती है, बैक्टीरियल है तो भी टेस्टिंग होगी, क्रोनिक डिजीज़ है तो भी टेस्टिंग होगी। तो लैब इन्वेस्टिगेशन जो है वो किस तरह से होती है, एक अच्छी लैब का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, एक लैब को जो डील करने वाला डॉक्टर होता है उसकी स्पेशलिटी क्या होती है, फिर उसके अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं वो किस किस क्राइटेरिया को डील करते हैं। इसी तरह वायरल इन्फेक्शन की डिजीज़ का लैब के अंदर किस तरह मुआयना किया जाता है, किस तरह उसकी रिपोर्टिंग होती है। इसी तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या आपकी बॉडी के अंदर से लिएगी कोई आपकी बायोप्सी, या इस तरह के जो बाकी टेस्टिंग होती है, इन सारे मामलों पर हम बात करेंगे। और फिर ये भी देखेंगे कि हेपेटाइटिस के हवाले से जितनी भी टेस्टिंग होती है, जैसे स्क्रीनिंग है, एलाइजा है, PCR है, इन सब के ऊपर बात करेंगे। फिर इसी तरह कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे। फिर जो ब्लड सैंपल होता है किसी भी लैब में भेजने का, वो सैंपल लेने का सही तरीका क्या होता है, या सैंपल जो है वो खाने से पहले सही होता है, खाने के बाद होता है। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए मैंने आज अपनी स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट एक्सपीरियंस, मोस्ट फेमस और मोस्ट वाइब्रेंट शख्सियत को दावत दे रखी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं प्रोफेसर डॉक्टर आबदा इकबाल, जो कि कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमात अंजाम दे सकी हैं। फिर उसके अलावा दुनिया में ट्रैवल भी करती रहती हैं और इस वक्त अल नूर डायग्नोस्टिक सेंटर को भी देख रही हैं। और इसके अलावा जितनी और बाकी लैब्स होती हैं, पैथोलॉजी के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, डॉक्टर साहबा उनमें सफ़े अव्वल में पाई जाती हैं। डॉक्टर साहबा, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर साहबा शुक्रिया कि शॉर्ट नोटिस के ऊपर मैंने आपको इन्वाइट किया और आपने हमें ऑनर दी कि फौरी तौर पर आपने कहा जी मैं हाज़िर हो जाऊँगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आबदा इकबाल कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट बनने तक का जो सफ़र था आपका, उसमें किस तरह फैमिली ने सपोर्ट किया, क्या आपकी जर्नी रही, किस तरह आप जो है वो यहाँ तक पहुँचे? डॉक्टर साहब, मैं एक रिमोट एरिया से बिलोंग करती हूँ, साहिवाल मेरा आबाई शहर है। एक्सीलेंट। अपने वालिदैन की इकलौती औलाद होने की वजह से थोड़ी लिमिटेशंस भी थी। ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है साहिवाल में मेडिकल कॉलेज नहीं था, लेकिन मैं बचपन से मुझे शौक था कि मैंने डॉक्टर बनना है। ठीक है। ये नहीं पता था कि किस स्पेशलिटी में जाना है, सिर्फ ये था कि डॉक्टर बनना है। ठीक है। तो मेरी जब मैं स्टडीज़ में अच्छी थी तो FSC में नंबर भी अच्छे आ गए। ठीक है। मेरिट भी बन गया। ठीक है। मेरी मदर जो थी वो नहीं मान रही थी कि मैं इसको अपने से अलग कैसे कर दूं। ठीक है। मेरे वालिद ने एक ही स्टैंड लिया कि इसका मेरिट पे दाखिला हो रहा है, ठीक है, तुम इसको रोक कैसे सकती हो। ठीक है। तो मुझे उन्होंने फिर लाहौर पढ़ने के लिए भेजा। ये बहुत बड़ी उनकी कुर्बानी भी थी। और हालांकि उन इलाकों में सोचा नहीं जा सकता। नहीं सोचा जा सकता। ठीक है। तो बस फिर आगे मेरी हिम्मत है जो अल्लाह की मदद थी और
अच्छा, कौन सी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर साहब दाखिला हुआ? मैंने फातिमा जिन्ना मेडिकल फातिमा जिन्ना कॉलेज कॉलेज था और उसी से पढ़ा। ये जो गंगाराम के साथ? गंगाराम के साथ है। अब तो मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। फिर उसमें मैंने बाद में सर्व भी किया। ठीक। कोई मेरा वैसे जब मैंने मेडिसिन कर ली तो मेरा ये उस वक्त इरादा था कि मैं सर्जन बनूंगी। ठीक है। कोई 3-4 साल मैंने उसमें काम भी किया और स्पेशलिटी के करीब भी थी। ठीक है। लेकिन फिर क्योंकि शादी भी बीच में हो गई, मेरी जॉब मैंने छोड़ी नहीं, काम छोड़ा नहीं, उसी में शादी भी हुई, बच्चे भी हुए। फिर वो सर्जरी जो थी ना वो ज़्यादा डिमांडिंग जॉब था। ठीक है। वो मैं उसको कैरी ऑन नहीं कर सकी। फिर मैं पैथोलॉजी में लैंड किया। ठीक है। और उसमें फिर आई डेंट लुक बैक, मुझे पसंद आई। पैथोलॉजी भी, पेशेंट से भी रब्ता था और एक थोड़ा सा फ्री टाइम भी मिल जाता था घर के लिए भी। उसमें बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है। ठीक है। यानी उस तरह की इमरजेंसीज नहीं है, उसमें बहुत लंबी चौड़ी ड्यूटीज नहीं है। हाँ जी, रिलैक्स। 2 बजे फारिग हो जाती थी और मैं फिर उसके बाद मेरी फैमिली का टाइम होता था। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं, पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, या इसके अलावा जो हम देखते हैं लैब के अंदर, कौन कौन सी ऐसी स्पेशलिटी होती है जो इन्वॉल्व होती है लैब में? पैथोलॉजी की ना 4 मेजर स्पेशलिटीज़ हैं, सब स्पेशलिटीज़। ठीक है। एक उसमें हिस्टोपैथोलॉजी है। ठीक है। एक हीमाटोलॉजी है। ठीक है। एक माइक्रोबायोलॉजी है और एक केमिकल पैथोलॉजी है। केमिकल पैथोलॉजी। ठीक है। इसके अलावा अब मोलिकुलर बायोलॉजी भी आ गई है और इम्यूनोलॉजी भी आ गई है, फिर पैरासाइटोलॉजी भी है। लेकिन ये 4 मेजर हैं। ठीक है। इसमें मेरी स्पेशलिटी माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है। वो भी मैंने जब काम किया, जब हम शुरू करते हैं पैथोलॉजी में ज्वाइन करते हैं तो चारों तरफ रोटेशन कराते हैं। ठीक। फिर आपको पता चल जाता है कि मेरा स्पेशल इंटरेस्ट किस में है। ठीक है। तो उसके बाद फिर आप उसमें स्पेशलाइज करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं कि एक आम पब्लिक जो है, जो हमें सुनेगी या कभी भी सुन रही है या कभी भी हमें सर्च करे, तो उनको ये पता होना चाहिए कि एक अच्छी लैब का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। एक तो ये है कि लैब कोई भी होती है वो कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट के अंडर ही वर्क करती है। जी बिल्कुल, ये चीज़ तो तय है। अब एक आम आदमी की कैसे समझे कि एक लैब का स्टैंडर्ड क्या है या कैसी होनी चाहिए? एक आम आदमी के लिए ये जानना ज़रूरी है कि एक लैब में सिर्फ एक बंदा नहीं चला सकता उसको। ठीक। एक टीम वर्क है पूरा, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी लोग शामिल होते हैं। ठीक है। लेके पहले फ्रंट डेस्क से लेके एंड प्रोडक्ट तक उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और सारे क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है। अपने अपने जगह, अपने फील्ड और अपने स्पेशलिटी फील्ड में। ठीक है। अब एक इसका बनता है, एक तो हेड होता है ना पैथोलॉजी का, ठीक है, जिसके अंडर ये सारा काम, ये सारा जो सीनियर मोस्ट बंदा है उसको आप हेडशिप दे देते हैं। ठीक। उसके बाद आपके पास सारी स्पेशलिटी को हेड करने के लिए उसके कंसल्टेंट्स होने चाहिए। ठीक। फिर उसके बाद जो फ्रंट डेस्क का बंदा है उसको फ्लेबोटमिस्ट कहते हैं, जिसने ब्लड लेना है। ठीक। वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए। ये नहीं कि हर कोई पकड़ के किसी को भी नहीं बिठा सकते। एक पेशेंट, क्योंकि सैंपल लेने का भी एक तरीका है। सैंपल लेने के, हर सैंपल के लिए एक डिफरेंट प्रोटोकॉल है जो उनके पास होता है और उनको पता होता है। ठीक। उसके बाद आता है कि जो प्रोसेसिंग का है, प्रोसेसिंग में भी बड़े लिखे लोग ही होते हैं, जाहिर है, या टेक्नीशियन का कोर्स किया होगा या टेक्नोलॉजिस्ट का किया होगा। ठीक। उसके बाद फिर यह है कि उसका प्रोसेसिंग के बाद उसका एक्चुअल एक्सपेरिमेंट आता है जो भी करते हैं। ठीक। उसमें एक तो देखना चाहिए कि उनके पास जो ऐसे टेस्ट जो मशीन से हो रहे हैं जी, वो अप टू डेट मशीनें हो। ठीक है। उसकी कैलिब्रेशन रेगुलरली हो रही हो। ठीक है। ताकि उसमें गलती के चांसेस, और वो कहीं जो बाहर की अच्छी जो हैं, जैसे एक्रेडिटेशन हुई हो उन लैब्स की, ठीक है, या तो उसके साथ जो ये ISO सर्टिफिकेशन वगैरह हुई हो, ठीक है, PMDC ये जो हेल्थ केयर कमीशन है, लाइसेंसिंग के जितने भी प्रोसेस, लाइसेंसिंग के जितने प्रोसेसेस हैं उसमें से गुजरी हुई हो, ठीक है, फिर उस लैब को हम ऑथेंटिक मानते हैं। ये समझते हैं कि स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज, और इसका जो टेस्ट है वो उसका जो टेस्ट है वो पीरियोडिकली अपने टेस्ट बाहर से भी वो उसको क्वालिटी कंट्रोल कराते रहे हों कि भाई अगर उनका जो टेस्ट यहाँ पर है अगर वो बाहर की किसी लैब के से कराया जाए तो सेम रिजल्ट्स आए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम यहाँ से, चूंकि आजकल हम देखते हैं कि सब फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है मेल फीमेल के अंदर। अगर हम मेल इनफर्टिलिटी की बात करें तो सीमेन एनालाइज टेस्ट जो लोग करवाते हैं, बीइंग अ कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट, आप क्या समझती हैं कि इसकी सैंपल विड्रॉ करने का बेहतरीन तरीका क्या है?
इसका और कितने टाइम के अंदर ये लैब में पहुंचना चाहिए? इसका तरीका एक तो ये है कि लैब में ही ये सैंपल लेना चाहिए। ठीक। उसका एक हमें नहीं श्योरिटी होती कि ये उसी पेशेंट का है या किसी और का ले आया। ठीक है, मुतलका पेशेंट को लैब के अंदर ही लेना चाहिए। हाँ जी, ठीक। वही दूसरा ये है कि विद इन हाफ एन आवर इसको पहुंचना चाहिए। ठीक, लैब के अंदर। लैब के अंदर ठीक है। हाफ आवर के बाद हम उसको देख लेते हैं, क्योंकि उसमें उसकी डिक्यूफेक्शन हो जाती है और उसके बाद उसकी मोटिलिटी वगैरह या जो भी है देखना, उसके जो पैरामीटर्स हैं। एक ये वाहिद ऐसा सैंपल है माइक्रोबायोलॉजी में जिसमें ऑटोमेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक। क्योंकि ह्यूमन एरर इसमें नहीं होनी चाहिए। एक शख्स कहता है कि हमने स्लाइड पे देखना है ना, एक डॉक्टर कहता है कि ये 30% मोटाइल है। ठीक। दूसरा उसको कहता है कि ये 70% मोटाइल है। दिस इज पर्सनल एरर। ठीक। और ये आंख पे डिपेंड करता है कि उसको कितने लग रहे हैं, उसको कितने लग रहे हैं। ठीक। तो इसके लिए अब कंप्यूटराइज्ड कासा एक है इसका प्रोटोकॉल। उसमें यह है कि कंप्यूटर असिस्टेड स्पर्मलाइजर्स टाइप होते हैं, जिसमें वो एक्यूरेट हर चीज, वो एक्यूरेट। उसमें यह है कि आप डिपेंड कर सकते हैं कि जितनी दफ़ा उसमें टेस्ट रन करेंगे वही आएगा रिजल्ट। ठीक है। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि ऐसी जगह से कराया जाए जहाँ पर ये कासा की फैसिलिटी अवेलेबल हो और अच्छी स्टैंडर्ड लैब में ये होती होगी। होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जब हम ये रिपोर्ट कर लेते हैं, सीमेन एनालाइज की रिपोर्ट आपके सामने आ जाती है। अब कुछ लोग तो ऐसे कुछ लैब्स होती हैं कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर देती, लेकिन इस रिपोर्ट के ऊपर क्या चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं? मोडेलिटी है, एक्टिवेशन देखी जाती है, या क्या चीज़ें ज़्यादा हम काउंट करते हैं? एक्टिव मोटिलिटी, पैसिव एंड इसमें होता है कि नॉन मोटाइल क्या परसेंटेज है। ठीक है। वैसे तो देखें अल्लाह का करम है कि भाई इसमें से चाहिए तो एक ही होता है। स्पर्म तो एक ही चाहिए। स्पर्म तो एक ही चाहिए। एक्टिव है या नहीं है? इसलिए नहीं, वो एक्टिव ही होगा तो चाहिए उसमें से। यानी अगर 2% भी किसी के मोटाइल हैं, चांसेस तो हैं कि वो किसी वक्त भी जो है ना वो आगे हो सकता है, भी करवा सकता है। उसमें फिर यह है कि अगर किसी की मोटाइल कम है और नॉन मोटाइल ज़्यादा हैं, तो वो जो इनफर्टिलिटी डील कर रहे हैं उनके पास तरीके भी हैं कि उनको बेहतर किया जा सके। बिल्कुल ऐसे ही है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एजोस्पर्मिया वाले केस आते हैं जिनका एक भी नहीं होता, उस पर वो मुश्किल है। फिर तो उसको भी फिर वो यही स्टैंडर्ड है कि उनका टेस्ट प्रॉपर हो जाए, या इससे आगे भी कोई इसको चेक करने का तरीका होता है? ये अगर एजोस्पर्मिया है तो फिर उसके पास तो कुछ नहीं है। उसका तो इसका मतलब टेस्टिकुलर्स काम ही नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये कि टेस्टिंग में तो यही टेस्ट होगा ना। हाँ, इससे आगे भी कोई टेस्ट है उसको देखने के लिए? इसके वो सारे जेनेटिक, अगर आगे आप उसको हाँ बहुत कुछ इसको कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो है ना उसकी पहला प्रिलिमिनरी टेस्ट जिससे काम शुरू होता है वो यही है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि हर क्लिनिक्स पे किसी भी जगह जाए ना तो एक टेस्ट कॉमन है जो हर जगह लिखा जाता है, वो है CBC। हाँ जी। CBC के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये क्या टेस्ट है और इसमें क्या चीज़ें देखते हैं? कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC। ठीक है। इसमें आपने RBCs देखने हैं, WBCs। RBCs रेड ब्लड सेल्स हैं, WBCs वाइट ब्लड सेल्स हैं। ठीक है। प्लेटलेट्स हैं। ठीक है। और इसमें कोई पैरासाइट्स वगैरह भी देख सकते हैं, जैसे मलेरियल पैरासाइट इसमें नजर आ जाता है, कुछ और भी। तो CBC की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एनीमिया हमारे तो उसमें HB का लेवल भी आप देखेंगे। हाँ जी, RBC वगैरह। हाँ जी, RBC मॉर्फोलॉजी देखेंगे, WBC की देखेंगे। अगर न्यूट्रोफिल ज्यादा हैं, WBC काउंट ज्यादा हुआ है तो दैट शोज के भी इन्फेक्शन है उसमें। ठीक है। और RBCs में वो हीमोग्लोबिन लेवल, स्लाइड पे भी हम जो एक्सपीरियंस्ड हीमेटोलॉजिस्ट हैं वो स्लाइड देख के सारा ज़्यादातर लोग स्लाइड से ही देखते थे, लेकिन अब हैं हमारे पास मतलब हीमेटोलॉजी एनालाइजर हैं जो सारा कुछ बता देते हैं कि। अच्छा डॉक्टर साहब, प्लेटलेट की जैसे आपने बात की, पिछले दिनों में हमने देखा प्लेटलेट के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। तो प्लेटलेट का कम होना, जैसे कि लोग कहते हैं डेंगू में प्लेटलेट कम हो गए, कैंसर की अगर अलामतें हैं तो प्लेटलेट कम हो गए, तो प्लेटलेट का CBC के टेस्ट के अलावा भी किसी जगह देखा जाए, सिर्फ CBC में इसको काउंट कर? प्लेटलेट CBC में पता चल जाते हैं। ठीक है, यानी इसके पूरे कंप्लीट के अंदर आती है, पता चल जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर दो चीजें और भी होती हैं, TLC DLC। TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है। ठीक है। उसका भी नॉर्मल रेंज है। ठीक है। कि इससे अगर नीचे होगा तो कम है, ल्यूकोपीनिया कहते हैं उसको। ठीक है। कि वो कम WBCs हैं, अगर ल्यूकोसाइटोसिस है ऊपर है। ठीक है। तो उसमें जैसे इन्फेक्शन है, उसमें खुदा न खास्ता ल्यूकीमिया है, उसमें WBC काउंट बहुत बढ़ जाता है। ठीक है। तो लेकिन उसकी फिर देखते हैं कि सेल्स की नॉर्मल है मॉर्फोलॉजी, अगर मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है और
न्यूट्रोफिल ज़्यादा है तो वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल शो करता है, और अगर लिम्फोसाइट ज़्यादा हो तो वो फिर वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक इसका पोर्शन और भी होता है जिसको हम कहते हैं ESR, इसको है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है। ये भी वैसे वेग सा टेस्ट है, ये कोई इतना, लेकिन इसमें शो होता है कि अगर ज्यादा बढ़ जाए तो दैट शोज कि इन्फेक्शन है कहीं ना कहीं बॉडी में। ठीक है, वो अक्सर हमने लोगों की रिपोर्ट्स में देखा कि 70% से भी ऊपर गया होता है। हाँ जी, वो इन्फेक्शन शो करता है, तो वो शो करता है कि किसी भी जगह बॉडी में स्वेलिंग। हाँ, ये नहीं बताता कहाँ है, लेकिन कहीं ना कहीं है। वो तो आपका फिजिशियन देखेगा ना, या कंसल्टेंट देखेगा कि क्या इसका रोल है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो हमने ये टेस्ट का देख लिया, अब हम ये बात करते हैं कि कोई भी सैंपल विड्रॉ करने का बेहतरीन तरीका क्या होता है। लेकिन अक्सर लोग आगे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब खाने तो पहले देना है या खाना खा के देना है? कुछ टेस्ट हैं जिसमें 14 आवर फास्ट चाहिए होता है हमें। ठीक है। जैसे अगर आप ब्लड शुगर फास्टिंग करा रहे हैं तो खाना खा के नहीं देंगे ना। ठीक है। उसमें आपको फास्टिंग आनी चाहिए। आपका लिपिड प्रोफाइल है वो खाने के बाद नहीं हो सकती, उसमें 14 to 16 आवर्स फास्ट चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप देंगे। ठीक हो गया, अदरवाइज आपका रिजल्ट सही नहीं होगा। अगर आप वो देंगे तो रिजल्ट में फर्क आएगा, जाहिर है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये कि कुछ लैब्स के हमने देखा है रिपोर्ट्स के अंदर जो है ना, उनकी जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं उसमें कोई 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे फर्क होता है। ये हर किट के साथ ना, जो किट वो यूज कर रहे हैं उसकी अपनी नॉर्मल वैल्यूज होती हैं और उसी का फिर वो उसके अकॉर्डिंगली वो फीड करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं टीबी के टेस्ट अगर स्पोटम वगैरह करना हो तो स्पोटम के लिए आप क्या रिकमेंड करती हैं कि सुबह की पहली बलगम देनी जरूरी होती है या किसी भी वक्त? सुबह की, और प्रॉपरली कफ्ड आउट स्पेसिमेन हो। ये ना हो बलगम जैसे होती है ना, बलगम निकाली जाए खांस के या उसको पॉस्चरल उसको पैटिंग करके, और मतलब प्रॉपर स्प्यूटम स्पेसिमेन होना चाहिए। कई दफा सिर्फ स्लाइवा भेज देते हैं जो जिसमें बलगम नहीं होती, प्रॉपर रिजल्ट भी नहीं आता, फिर रिजल्ट नहीं आता सही। ठीक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि यूरिन टेस्ट भी लिखते हैं डॉक्टर्स ना, यूरिन कल्चर भी लिखते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन भी देखते हैं, तो यूरिन के लिए भी पहला यूरिन जरूरी होता है सुबह वाला, फास्टिंग वाला? जी, फास्ट जो होता है ना, फास्टिंग जरूरी नहीं है, लेकिन मॉर्निंग स्पेसिमेन जरूरी है, इसलिए कि मॉर्निंग में आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है बैक्टीरिया की, रात भर का वो पड़े तो आपका मिस नहीं करते आप। लेकिन उसका भी एक प्रोटोकॉल है यूरिन का, हमेशा जब भी लें यूरिन उसका फर्स्ट पार्ट डिस्कार्ड किया जाता है, मिड स्ट्रीम कैच लेते हैं उसका। ठीक है, यानी पहला जाया करते हैं, थोड़ा सा पोर्शन जाया करते हैं, क्योंकि वो कोई स्किन से कंटेमिनेंट्स उसमें आ जाएं या वो तो वो फिर रूल आउट हो जाते हैं। मिड स्ट्रीम कैच करते हैं, उसको रोकते नहीं है। जब यूरिन स्टार्ट करते हैं उसी के स्टार्टिंग में ही फिर मिड स्ट्रीम कैच करना बड़ा मुश्किल है। मतलब यूरिन बेशक लगता है हल्का सा स्पेसिमेन है, लेकिन ये ब्लड लेने से मुश्किल काम है ये। वो इसलिए हम असल में ये प्रोग्राम का पर्पस ही है कि लोगों को अपने ब्लड टेस्ट करवाने का सही तरीका पता होना चाहिए, ताकि वो अपना पैसा भी वेस्ट ना करें। वो वैसे जो आपको गाइड करते हैं, जो लैब अगर अच्छी में जाते हैं तो वो जो फ्रंट डेस्क पीपल हैं वो आपको गाइड भी करते हैं कि किस तरीके से लेना है, क्या प्रॉपर तरीके पे लेना है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमने एक सवाल ये भी है कि कुछ लोगों को हम देखते हैं वो अपनी घर वाली बोतल शॉपर या किसी भी जगह पे सैंपल दे देते हैं किसी भी छोटी मोटी लैब पे, तो इसका स्टैंडर्डाइज तरीका क्या है? स्टैंडर्डाइज तरीका ये है कि यूरिन सैंपल अगर आपने देना है या कोई भी सैंपल देना है जिसकी आपने माइक्रोबायोलॉजिकल उसका करानी है असेसमेंट, वो स्टेरलाइज सैंपल होना चाहिए, स्टेरलाइज कंटेनर में। उसके यूरिन के आते हैं वाइड माउथ, वो छोटे छोटे लैब आपको लैब प्रोवाइड करती है, और मेडिकल स्टोर पे भी अवेलेबल है। मेडिकल स्टोर किसी पे भी जाके कहे ना कि यूरिन कंटेनर चाहिए तो वो दे देते हैं। यूरिन कंटेनर वाला जो है वही हम स्पूटम के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि उसमें आप स्पिट भी कर सकते हैं। ठीक हो। तो स्टेरलाइज होना चाहिए, और अगर जरूरी ये है कि विद इन हाफ आवर या 1 आवर सैंपल जो है वो लैब तक पहुंचना चाहिए। अगर ये टाइम लैप्स है बीच में तो फिर उसको वो होते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया, उसमें डाल के लेके जाते हैं, ताकि ट्रांसपोर्ट मीडिया का काम ये है कि एक तो वो जो उसमें बैक्टीरिया है उसको मरने नहीं देता, ठीक, और दूसरा उनकी प्रोपेगेशन रोक देता है, उनका नंबर नहीं इंक्रीज होने देते। ठीक, जितने हों उतने रहते हैं। ठीक हो गया।